नहीं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आपको सिखा दूंगा, नो वरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम केमिकल काइनेटिक का लास्ट वाला लेक्चर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 है। तो इसके अंदर देखिए जरा क्या क्या है भाई। तो सब इसके अंदर आता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, यही सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी, तो देखिए मान लीजिए रिएक्टेंट आपका यहाँ पर है, ये है रिएक्टेंट। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? सर तो देखिए मान लीजिए आपके रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है, इस लेवल पर रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो इस लेवल पर है, तो जब आप इसको प्रोडक्ट बदलना चाहते हो, प्रोडक्ट की एनर्जी ये वाली है, नीचे है प्रोडक्ट की एनर्जी। मतलब क्या ये सीधा नीचे हो जाएगा? नहीं, पहले इसको हीट तो करना ही पड़ेगा, फिर ये एनर्जी छोड़ेगा। अब जब ये हीट करेंगे हम इसको, तो एक बैरियर होता है ये वाला, इस बैरियर पर आने के बाद मान लो कि आपको, हम इसे ऐसे लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल है, आपको इसे H2 और O2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्लस O2। तो पानी को इतना गर्म करें कि इनका बॉन्ड टूट जाए, ये करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? तो वो मिनिमम एनर्जी जिसके ऊपर रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो जाता है, द मिनिमम एनर्जी, कम से कम, ज्यादा तो कितनी भी दे दो फिर तो बदलेगा ही प्रोडक्ट में। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कम से कम कितनी एनर्जी देगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो जाता है, स्टार्टेड टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यस गाइस, समझ में आ गया एक्टिवेशन एनर्जी? तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, इस बैरियर को, यानी यहां से यहां पर एनर्जी पहुंचेगी, उसके बाद में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। यस भाई, समझ में आ गया है सबको? यस सर ठीक है। तो इस यानी जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी थी और जितनी उसे कम से कम चाहिए ताकि बैरियर क्रॉस हो जाए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसके बाद में प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या नीचे बनेगा हमेशा? रिएक्टेंट से उसकी एनर्जी नीचे ही होगी। अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाऊं तो उल्टा करूं तो क्या रिएक्शन की एनर्जी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा नीचे लेवल पर बने। ये देखो ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला, यहाँ पर ये रिएक्टेंट था नीचे, ये एनर्जी थी रिएक्टेंट की, और मैंने एक्टिवेशन एनर्जी दी और प्रोडक्ट यहां बना, इस एनर्जी पर प्रोडक्ट बना। दोनों एनर्जीज के बीच के गैप को बोलते हैं डेल्टा एच। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? डेल्टा एच क्या होता है? सर चेंज इन एंथैल्पी। हाँ, एंथैल्पी चेंज, रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, रिएक्शन की एनर्जी चेंज हो रही है। क्लियर है? यस सर तो यानी प्रोडक्ट ऊपर भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है नीचे ही बने। अगर प्रोडक्ट ऊपर बनते हैं इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है भाई, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, मैंने एनर्जी बढ़ाई है, इतनी बढ़ाई, अब हम कहेंगे इस बैरियर को क्रॉस किया। जब ये ऊपर एनर्जी देते हैं उसके बाद नीचे आता है तो ये हमें एनर्जी वापस दे देता है, पर इसने कुछ एनर्जी रख ली, इतनी सी एनर्जी तो रख ली, इतनी एनर्जी रख ली और बाकी जो ये दी थी ये वापस दे दी। क्लियर है? तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर तो हमें करना पड़ेगा। ये होता है एंडोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है सभी को? यस यस अब सर आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर प्रोडक्ट्स आगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई थी, प्रोडक्ट की लो है, नीचे आ गई एनर्जी, तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे कुछ भी चीज मिलती है, डेल्टा एच नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट विल बी। यस, क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं इसी के अंदर, डेल्टा एच आपको समझ में आ गया, ई समझ में आ गया। ईटी होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो क्या होता है, जीरो लेवल से, जीरो लेवल पर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में जब रिएक्टेंट हो, सपोज रिएक्टेंट को स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जनरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर जब मैं रिएक्टेंट को रखता हूं उस टाइम पे रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है, ठीक है, उस टाइम जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एनर्जी। तो क्या रिएक्टेंट हमेशा स्टैंडर्ड एनर्जी पे रहते हैं? नहीं। तो रिएक्टेंट अगर स्टैंडर्ड एनर्जी से बाहर है तो हम उसको बोलते हैं, तो ये देखिए जरा, यहां आपको समझ में आएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और स्टैंडर्ड एनर्जी तो ये थी उसकी। तो स्टैंडर्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में डिफरेंस होता है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने एक्टिवेशन एनर्जी भी दी। तो जीरो से लेकर, मतलब जीरो एनर्जी नहीं है ये, स्टैंडर्ड स्टेट से लेकर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जब वो उनमें कुछ होती है, कुछ ना कुछ तो होती है एनर्जी, तो ये इतनी एनर्जी थी रिएक्टेंट में, कुछ मैंने दे दी एक्टिवेशन, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट वाली एनर्जी को भी जोड़ दिया, तो सभी एनर्जीज का सम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस, क्लियर है सबको? थ्रेशोल्ड एनर्जी, यस सर तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है
कि स्टैंडर्ड स्टेट से लेकर और एक्टिवेशन एनर्जी तक का जोड़ ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहीं पर बनता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो यही होती है ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेटेड एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ने कितनी एनर्जी पोजेस कर रखी है यहां से यहां तक, स्टैंडर्ड स्टेट से ऊपर वाली एनर्जी। जितने भी रिएक्टेंट यहां बैठे हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट से कितना ऊपर बैठे, तो इसको जनरली बोलते हैं एनर्जी पोजेस बाय द रिएक्टेंट्स। क्लियर है? Yes, sir. थ्रेशोल्ड एनर्जी को याद रखिएगा बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी लिख रखी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इक्वल एनर्जी टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी पहुंचाने के लिए रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दी, मिनिमम एनर्जी, उसको बोलते हैं हम क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है सभी को? अब क्या ट्रांजिशन स्टेट यहां आती है, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी और प्रोडक्ट बन गया, ये आ गई ट्रांजिशन स्टेट। इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है? नहीं, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। जैसे इसमें दिखा रखा है, ये रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी यहाँ है, ये यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी पहली दे दी। अब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1। फिर क्या हुआ? ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से एक्टिवेशन एनर्जी दी, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, और इसके बाद में फिर से नीचे आगे प्रोडक्ट बना रहा है। तो 2 ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकती हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, नो डाउट। यस, क्लियर है बेटा? सर इन्हें ट्रांजिशन स्टेट क्यों कह रहे हैं? देखो, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। कैसे होती है वो बताता हूँ, थोड़ा उसका एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट है ए, प्लस में दूसरा रिएक्टेंट है बी। बी का बी के साथ बॉन्ड है, ए का ए के साथ बॉन्ड है। ठीक है, अब मुझे बनाना प्रोडक्ट, तो इसके बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है वो? ए और ए का बॉन्ड हो जाएगा वीक, बी और बी का बॉन्ड भी वीक हो जाएगा, और ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगा और इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट फिर बनेगा, प्रोडक्ट ए बी। यस, क्लियर है ये बात? तो इस बीच वाली स्टेज को, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जब ए बी का बॉन्ड वीक हुआ और बी का बॉन्ड वीक हुआ और ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ, तो इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो क्या ये, हम इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 1 को दिखा रही है। फिर इसके बाद में क्या हुआ? जो भी बना वो सीधा प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता था, क्योंकि हो सकता है ए बी बनने के बाद मेरा प्रोडक्ट तो ए बी ए वाला हो, ये भी तो हो सकता है ना मेरा प्रोडक्ट ए बी ए। तो मुझे फिर से इसमें ए को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर से ए ऐड होगा, तो ए के साथ तो ए का बॉन्ड था, ये बॉन्ड वीक होगा और ए का बी से बॉन्ड बनेगा। यस, समझ में आया बेटा ये? तो एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सीधा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तो बीच में एक और ए बी ए और ए का ये वाली स्टेज जब बनेगी, ए बी ए, तो ए का बॉन्ड टूट जाए और ए बी ए मेरे पास बन जाएगा, तो वो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट फाइनल। क्लियर है? ऐसे करके कितनी भी ट्रांजिशन स्टेट्स हो सकती हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अभी तो ये डायग्राम में बस डेफिनेशन ही है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कैसे काम करती है, बस इतना ही, इसमें नथिंग स्पेशल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोला जाता है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती है, जो मैंने पिछले उसमें किया था। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी दिखा रखी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे से लेकर ऊपर तक, ये स्टैंडर्ड स्टेट है। एसटी का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट लिखा हुआ है। एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, वाटर बन रहा है, रिएक्टेंट हमारे ये दोनों हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ये आ गई, फिर प्रोडक्ट यहाँ पर बन गए, डेल्टा एच को दिखा रखा है, दैट्स इट। तो होगा क्या, ये एग्जांपल से समझा रखा है, H2 का मॉलिक्यूल O2 का मॉलिक्यूल ये कोलाइड करते हैं, टक्कर मारेंगे और तीनों वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे प्लस एक ऑक्सीजन का एटम फ्री हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है और कुछ नहीं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए अब जरा, अब मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बता रखा, जो पिछली स्लाइड में मैं पूरा कर चुका हूँ। ए और ए के बीच में, ए बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, और ये 2AB बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में बात आती है
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी 10 डिग्री राइज पर, हर 10 डिग्री के राइज पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, डबल या ट्रिपल। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये? यस सर। अब वो कैसे होता है जरा वो देखिएगा, ठीक है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिखा रखा है, यह फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, याद रखना, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या कहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो देखिए जरा, यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिखा रखा है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज एन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एन जो होता है वो इक्वल किसके होता है? के रेट कांस्टेंट है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में जो होता है, के एट टी डिग्री प्लस 10 डिग्री, मान लो वो 308 केल्विन हो गया, और के रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री मतलब 298 केल्विन पर और 308 केल्विन पर। जो के की वैल्यू है ना, इन दोनों का जो डिवाइड है ना, तो वो होता है एन की वैल्यू। तो मान लो कि 10 डिग्री पर क्या होता है, के जो है ना वो लगभग डबल हो जाता है। मान लो के की वैल्यू है 2, ठीक है? 2 नहीं मानते इसको, मान लो नीचे है के की वैल्यू, नीचे है 2 कितने पर है? मान लो वो 10 डिग्री सेल्सियस पर 2 है, मैंने टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो के की वैल्यू हो जाएगी 4, लगभग डबल। 4 भी हो सकती है और 3 गुना भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 या 5, है ना, ऐसा हो सकती है। ये बात समझ में आई? तो के डिवाइडेड बाय के बाय के होता है एन। एन की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 2, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। मान के चलो रिएक्शन तो वही है, रेट क्या था उस रिएक्शन का? वो था के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 2, ऐसी कोई रिएक्शन है जिसका रेट है ये। क्लियर है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन, उसका ऑर्डर 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ दे तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है और वो के से मल्टीपल। अब मैंने के का, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो के की वैल्यू क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। के डबल हो गया तो पहले के की वैल्यू 2 थी तो अब 4 हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा कि नहीं होगा? देखो जरा, पहले 2 था अब 4 हो गया, तो डबल हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहां से अब आपको पता लगता है कि रेट जो टेम्परेचर होता है वो के की वजह से अफेक्टेड होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के अफेक्ट होता है, के अफेक्ट होगा, तो दोनों के का जो डिवाइड होता है वहां से हम बता सकते हैं रेट किसका डबल होगा, ट्रिपल। तो देखिए 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो मतलब 25 से 35 डिग्री हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भी सबको क्या होता है ये रेट कांस्टेंट? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ यानी यहाँ पर ये t प्लस 10 डिग्री दिखा रहेगा, तो एक्चुअल में तो रियल वैल्यू तो ये है के दोनों के का k1 और k2 को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर वाला k1 इसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर पे, नीचे वाला कम टेम्परेचर, k बदल जाता है इसलिए रेट बदल जाता है। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में क्या होता है 2 से तो ज्यादा होता है n की वैल्यू और 3 से कम होती है n की वैल्यू, 2 और 3 के बीच में होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि के बढ़ जाता है। के क्यों बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से? क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन, मॉलिक्यूल्स का टकराना बढ़ जाएगा, टक्कर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल का नए प्रोडक्ट में बदलने का चांस भी बढ़ जाएगा। यस, क्लियर है ये बात? सबको समझ में आया बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये एक ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला ग्राफ है। ये ऐसे कैसे चल रही है भाई? ये व्हाइट स्क्रीन आ गई है। चलिए जो भी है, ये एक ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, क्या हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट हमेशा डबल हो जाएगा? नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेट डबल हो रहा है, फिर 10 पर और डबल हो गया, 20 पर 4 गुना, फिर 8 गुना, ऐसे करके डबल होता जाएगा, एक लेवल तक होगा, उसके बाद ये ऐसा कर्व आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा, हम तो कह रहे हैं डबल हो जाता है। डबल एक हद तक होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्यों? मोलिक्यूल का जो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मैं वाटर बना रहा हूँ, बहुत सिंपल इक्वेशन है, प्रोडक्ट बन गया। मैंने रेट टेम्परेचर डबल कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, रेट डबल हो गया, पानी डबल स्पीड से बन गया, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पानी बहुत जल्दी बन रहा है, बहुत जल्दी बन रहा है। टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वाटर का मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा,
न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी दोनों के बीच में, वाटर तो नहीं बनेगा, प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा, प्रोडक्ट ही टूट गया तो रेट क्या आएगा? डाउन। एक हद के बाद रेट डाउन आना शुरू हो जाएगा। 1 लाख पे तो पक्का ही है, तो पता ही है, लेकिन एक हद के बाद में रेट डाउन आना शुरू हो जाएगा। ये समझ में आ गया ये क्या लिखा हुआ है मैंने? क्लियर है सभी Yes. को ना? तो ये रूल फॉलो होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक हद तक ही फॉलो होता है, एक हद के बाद में रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाएगा। तो इसको हमेशा ये मत समझ लेना कि हमेशा 10 डिग्री बढ़ा दो रेट डबल हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन में। कई न्यूक्लियर रिएक्शन 1 लाख डिग्री सेल्सियस पर होती है। आपको सर 1 लाख 10 डिग्री सेल्सियस कर दें तो रेट डबल हो जाएगा? नहीं होगा, उसको कोई 10 डिग्री से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए भाई जरा, यहाँ आर्नियस इक्वेशन, अब ये भी एक इक्वेशन है जिससे के निकाल सकते हैं। आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए के टी की वैल्यू से के निकालना सीखा था। ये भाई एक आर्नियस इक्वेशन है जो के की वैल्यू निकाल सकती है। वो क्या कहती है? के इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई में एंटीलोग ई, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसे, एंटीलोग भी बोल सकते हैं, ई की एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए बाय आर टी, नेगेटिव ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब ये है आर्नियस इक्वेशन। इसमें ए जो है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? याद करनी है इक्वेशन सीधी। के कैसे निकाल सकते हैं, एक और इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और ये क्या होता है? बाइनरी कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट पर सेकंड पर लीटर। तो बाइनरी कोलिजन मतलब दो चीजों के बीच में जब कोलाइड होता है, ये एक बोला एक ये बोला, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रही है, टक्कर मार रही है एक दूसरे को, रिएक्टेंट आपस में टक्कर मारते हैं पर सेकंड पर लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम में कितने रिएक्टेंट 1 सेकंड में कितनी बार एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? पर सेकंड पर लीटर, कोलिजन पर सेकंड पर लीटर, बस इतना याद रखिए। 1 सेकंड में 1 लीटर वॉल्यूम में कितने कोलिजन होते हैं, 1 सेकंड के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए, जिसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फैक्टर से जो पहले आता है, बस इतनी सी बात है। ई की पावर ई ए बाय आर टी है। तो ई ए और ए जो है कोलेक्टिवली, अब ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी अभी अभी हमने किया कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द रिएक्टेंट इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए ई ए और ए जो है कोलेक्टिवली कॉल्ड आर्नियस पैरामीटर। एक्टिवेशन एनर्जी और ए को, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इन दोनों को इकट्ठा आर्नियस पैरामीटर भी बोलते हैं। ये याद रहेगा ना? बस इसमें तो इक्वेशन में समझाया था कि ये है क्या। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम डिराइव करने की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास के है, ठीक है, के इक्वल ई ए बाय आर टी। लोग लेंगे तो लोग होगा नेचुरल लोग के, नेचुरल लोग ए, इन दोनों के आगे नेचुरल लोग लग जाएगा, और एंटी लोग का ये खत्म हो जाएगा ई, और ये सीधा आ जाएगा ई ए बाय आर टी। यस, समझ में आया ये सबको? सिर्फ लोग लेने पर ऐसा होगा। ठीक है भाई, अब जितने भी नॉन मेडिकल वाले उनको क्लियर हो जाएगा। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स उनके लिए बता देता हूँ, लोग के कुछ एक रूल होते हैं। अगर आप लोग लगा रहे हो तो एंटी लोग से लोग कैंसिल हो जाता है, तो ई खत्म हो गया, बचा क्या? ई ए बाय आर टी, सीधा माइनस का ई ए बाय आर टी लिख दिया। लेकिन पूरी इक्वेशन का लोग करना पड़ेगा, तो के का नेचुरल लोग हो गया, ए का भी नेचुरल लोग हो गया, और ई ए बाय आर टी में ई खत्म हो गया। बस इतना याद रखना। क्लियर है ये सबको? 4-5 ही रूल है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। मैथ वालों को ये पहले से आता होगा, तो उनको जितने भी रूल याद करें हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर T1 और T2 पर K की वैल्यू बदल जाएगी, पता है ना? तो K1 और K2 हो जाएगा। टेम्परेचर अगर फिक्स नहीं है तो टेम्परेचर बदलेगा तो K बदलेगा। तो मैंने क्या किया, इसी ऊपर वाली इक्वेशन को K1 ले लिया, नेचुरल लॉग A, ये तो कांस्टेंट होता है, EA फिक्स होगा, T1 बदल गया, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। क्लियर है भाई? आर्नियस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, यहां पर भी वो शो हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक इक्वेशन नंबर 2 बना ली मैंने। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2, अब वो क्या कहती है? दैट इज इक्वेशन नंबर 2, नेचुरल लॉग K2, K2 आ गया, नेचुरल लॉग A आ गया, E A बाय R T2। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
2 में से 1 को माइनस किया है तो K2 नेचुरल लॉग माइनस K1 नेचुरल लॉग EA बाय RT2। याद रखना ए से नेचुरल लॉग, ए से नेचुरल लॉग एक कट जाएगा। अब एक प्लस का था एक माइनस का, तो T2 वाला माइनस का रहेगा, EA बाय RT माइनस का, और अंदर फिर से माइनस है, EA बाय RT1 बाहर माइनस रहेगा क्योंकि 2 में से 1 को माइनस कर। ए और ए कट गए, दोनों इक्वेशंस के ये कट गए, ये सीधा यहां आ गया और इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी वो यहां पर आ गई। क्लियर है? बीच में माइनस क्योंकि दोनों को माइनस कर रहा है। यस बेटा, ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? ये वाला स्टेप बस माइनस किया दो इक्वेशंस को लिख के। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप के अंदर। अब देखो क्या कर रहे हैं, नेचुरल लॉग अगर माइनस में लिखा हो तो माइनस मतलब हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग K2 बाय K1। माइनस डिवाइड हो जाता है या डिवाइड माइनस हो जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, ये लॉग का रूल है। इन दोनों के अंदर EA को कॉमन निकाल लेते हैं। ये थोड़ा इसको सोल्व किया, RT1 ये तो पॉजिटिव हो गया, ये बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव को यहाँ उतार लिया, नेगेटिव वाला यहाँ उतार लिया। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आ गए। अब क्या करें, इसमें EA और R इसके अंदर भी है, EA और R इसके अंदर भी है, दोनों में से EA बाय R को कॉमन निकाल लिया, ये वाली साइड सेम रखी, तो नीचे क्या है 1/T1 माइनस 1/T2। एलसीएम ले लिया T1 T2, तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2 EA बाय R। अब नेचुरल लॉग का अगर लॉग करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने इस नेचुरल लॉग को लॉग बना लिया और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉग बन गया। बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ सेम है। अभी इसमें कुछ नहीं छेड़ा है, सिर्फ ये एलसीएम लिया है। फर्दर क्या करना है, 2.303 को दूसरी तरफ ले जाओ, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो लॉग K2 बाय K1 EA 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2 ये बन जाएगा आपका आर्मीनियस इक्वेशन से। दो अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर अगर आपको K1 K2 दे रखा हो, दोनों में से एक चीज गिवन हो, एक दूसरी चीज गिवन ना हो, तो आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। यस गाइस, क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बस इसको अब खत्म करने वाले हैं। ग्राफ बिटवीन, तो ये एक ग्राफ है भाई, ग्राफ नॉन मेडिकल वाले तो बना सकते हैं, मेडिकल वालों को ग्राफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है ये ग्राफ? ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस 1/T। आप लोगों ने पीछे वाली अगर क्लासेस लगाई, मैंने ये बता दिया था, वर्सेस के बाद वाला जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस के ऊपर बाद वाला लिख दिया, और ये इंडिपेंडेंट होता है, तो मानते हैं इंडिपेंडेंट, बाकी किसी को मान सकते हो, बट ये लोग इसी को मानते हैं वर्सेस के बाद। वर्सेस से जो पहले होता है लॉग के, ये वाई एक्सिस पर होता है, तो लॉग के आएगा वाई एक्सिस पर, लॉग और वर्सेस 1/T आएगा एक्स एक्सिस पर। अब ये तो हमने लिख दिए, अब ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल सी बात, ऐसी एक इक्वेशन चाहिए जिसमें लॉग के भी हो और 1/T भी हो, तो याद होनी चाहिए ऐसी इक्वेशन। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है? अभी अभी जो अपन ने बनाई वही है, ये वाली इक्वेशन। इसमें लॉग ले लो, बात खत्म। इसमें नेचुरल लॉग लेंगे, ये आ जाएगा, ये हमने पहले किया था नेचुरल लॉग। अब क्योंकि इसने लॉग की फॉर्म में पूछी है, K1 K2 T1 T2 नहीं लेना, इसी को लॉग, नेचुरल लॉग को लॉग बनाया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें नेचुरल लॉग को लॉग बनाया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा। अब क्या आया, लॉग के ये रहा, इसको ये 2.303 को दूसरी तरफ ले जाओ, ये आ गया डिवाइड में 2.303, दोनों के नीचे लगेगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो जब इसके नीचे लगेगा ये कट जाएगा, इसके नीचे लगेगा तो EA बाय 2.303 RT ये लिखा हुआ है सेम, पूरा ये उठाया और यहाँ लिख दिया, और इसके नीचे 2.303 लग गया। और ये जो था ये प्लस का था log A, जब 2.303 उधर से इधर आएगा डिवाइड होएगा तो कट जाएगा, तो ये log A आ गया। यस बेटा, ये समझ में आया कैसे हुआ ये वाला स्टेप? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस, क्लियर है ना? ठीक है, तो देखिए होता क्या, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? मुझे log के चाहिए था, मिल गया मुझे, 1/T भी चाहिए था, ये देखो 1/T भी मिल गया मुझे, पर log के को मुझे y पर रखना, y एक्सिस। तो एक इक्वेशन होती है y इक्वल mx प्लस c, अगर कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन पर फिट हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, और ये वाली इक्वेशन इस पर फिट हो रही है, ये log के है, मेरा log के y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, बिल्कुल है। फिर 1/T, मेरा 1/T ये x एक्सिस पर है ना, तो 1/T, यहाँ 1/T है, और इसके साथ जो लगा हुआ है ना ये पूरा, ये आ गया x, और इसके पूरा साथ वाला हो गया m, ये पूरा m हो गया।
इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। और ये क्या आ गया, ये कांस्टेंट आ गया सी, तो कांस्टेंट बोल सकते हो, इंटरसेप्ट बोल सकते हो। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है और मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल लिया तो स्ट्रेट लाइन होगी डेफिनेटली। कांस्टेंट सी जो होता है वाई एक्सिस पर लगता है, ये रहा वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ लगेगा और इससे यहाँ से जुड़ जाएगा, ये ऐसे इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ग्राफ, यहाँ से तो इस ग्राफ स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये है। तो ग्राफ हो गया यहाँ से स्टार्ट, और ये है log a की वैल्यू, इंटरसेप्ट log a, ये इंटरसेप्ट है log a, क्योंकि हमारे पास सी वही है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या, log k लिख दिया, y पर 1/t लिख दिया। स्लोप क्या होता है भाई, ये जो ऐसे झुकता है, ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, और ये होता है m। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, ये स्लोप है, m की वैल्यू माइनस की है, देखो 1/t को हटा दो, बाकी जो बचा माइनस की वैल्यू m की, तो ये जो माइनस का m है EA/2.303 r, तो ये वैल्यू आएगी स्लोप की, स्लोप के एंगल की वैल्यू आएगी। तो सॉल्व करोगे तो एंगल निकल आएगा, सीधी सी बात ये। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाएगा। यस गाइस, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया, इसे याद करना है, नॉट ओनली जस्ट समझना है। मेडिकल वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, नॉन मेडिकल वाले खुद बना लेते हैं, बट मेडिकल वालों को ये याद रखना पड़ता है, तो इसको याद कीजिए कैसे बना, फिर और भी ग्राफ बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट की बात आती है भाई, कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है। आई थिंक यहीं पर हम क्लास ऑफ करते हैं, कैटलिस्ट का नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म कर लेंगे, है ना, वरना आप लोगों को लेट होगा। यस, या अभी खत्म करना है, इसकी 2-3 स्लाइडें और है, मैं बता देता हूँ। एक कैटलिस्ट वाला है, फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला है, उसके बाद लास्ट वाली है। 3 स्लाइडें हैं भाई, बोलो करना चाहते हो अभी? यस, 10 मिनट लगेंगे, जल्दी बताइए, करना चाहते हैं तो अभी कर लेते हैं। है किसी का मूड? किसी का मूड नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म करेंगे, जब भी मिलेगा, सैटरडे को मिलेगा, सैटरडे को खत्म कर देंगे, 9 बजे। क्लियर है गाइज? इतना याद कीजिए बेटा, हर रोज, फिर से बता रहा हूं, हर रोज 10 क्वेश्चन कीजिए, 7 एनसीईआरटी के, हम लगभग लेसन पूरा खत्म कर चुके हैं, 7 एनसीईआरटी के प्लस 2 क्वेश्चन मेंस के, 1 क्वेश्चन एडवांस लेवल का। बता दिया कहाँ मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। फिर भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आता तो मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है, उसकी स्नैपशॉट खींच के भेजिएगा क्वेश्चन की अच्छे से। ऐसे ओरल मत बताना, आप लोग गलत क्वेश्चन बता देते हो, फिर उसका कोई सिर पैर निकलता नहीं है ना, कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो वो निकलेगा नहीं। क्लियर है? तो वो क्वेश्चन की स्निप खींच के भेज दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। क्लियर है? मतलब उसको सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, अभी क्लास में उसका तो क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हर रोज सिर्फ 1 क्वेश्चन कीजिए, पहले 1 महीना इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद में 2 या 3 क्वेश्चन एडवांस लेवल के। मेंस को करना बंद कर दो, सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करो, और मेंस का बेशक मत करो, सीधा एडवांस करो, क्योंकि जो बच्चा एनसीईआरटी पूरी कर लेता है ना, उसका मेंस क्वालिफाई हो जाता है। बता देता हूँ फिर से, जो बच्चा एनसीईआरटी पूरी कर लेता है उसकी एक्सरसाइजेस, थ्योरी पढ़ने में कोई फायदा नहीं, वो हम करवा रहे हैं, और एनसीईआरटी से बेटर थ्योरी करवा रहे हैं। एनसीईआरटी जिस बच्चे ने क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए, एक्सरसाइज फिंगर टिप्स होने चाहिए, उसका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। भले ही मेंस में कुछ क्वेश्चन उसको मुश्किल लगे, छोड़ देना, एडवांस लेवल की आज से तैयारी करो, मेंस तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। एडवांस के सीधा क्वेश्चन आपको आते हैं, आपके हाथ में मुट्ठी में एडवांस है, बात खत्म हो जाएगा सर। क्लियर है गाइज? अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है।